बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी के हवाले से है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस किस बीमारी को कहते हैं, इससे कौन सा हिस्सा मुतासर होता है। हमारे मैदे के पीछे नीचे की तरफ एक गदूद वाक़ होता है वाइट कलर का, जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ की मिक़दार को कंट्रोल करती है। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ कंट्रोल करने के लिए जो निकलने वाली इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाती है या इतनी मिक़दार में बनती है जो कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल सही तरह से नहीं कर पाती, तो हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकती है, जिसमें हमारे जो अपने जिस्म की एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पेंक्रियाज के जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इनको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना या तो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। इसकी बेशुमार अक़साम हैं, उनमें से मैं आपको चंद जो मोस्ट कॉमन है वो आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पे डायबिटीज़ मेलाइटस है टाइप 1। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाती है बनना, और ये मोस्टली बच्चों में और टीन एजर्स में आमतौर पर होती है, जैसा कि 13 से लेकर 20 तक के लोग होते हैं, उनमें ये कॉमन बीमारी है। और टाइप 2 डायबिटीज़ है जो 30 साल के बाद जाके शुरू होती है, और 30 साल के बाद हमारे जिस्म में जो इंसुलिन है या तो वो इस मिक़दार में बनती है कि वो ग्लूकोज़ को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। इसमें हम मेडिसिन के ज़रिए इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट को, वज़न को कम करके भी हम कर सकते हैं, या इसके अलावा इंसुलिन का इस्तेमाल करके भी हम ग्लूकोज़ लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। जबकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन के अलावा और कोई हल नहीं होता। हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में पाई जाती है। आफ्टर डिलीवरी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ इंस्पाइडस है या प्री डायबिटीज़ है, जिसमें 140 मिलीग्राम तक ग्लूकोज़ लेवल जाता है। हमारे जिस्म में खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो 140 मिलीग्राम तक जाता है। इसको भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ ही कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये शुगर हो सकती है, उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, जिसमें पेरेंट की वजह से ये हमारे बच्चों में मुंतकिल होती है। वेट का, वज़न का बढ़ जाना, ओवरवेट होना, स्मोकर होना, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या दिल की कोई बीमारी हो, या इसके अलावा जो HDL हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इतनी लो मिक़दार में हो जाता है, या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से भी हमें शुगर की बीमारी लाहुक हो सकती है। ये थे रिस्क फैक्टर, और अब मैं आपको इसकी कुछ सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ। सिम्टम्स इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उनमें पहले नंबर पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिसमें पेशेंट को बार बार पेशाब आता है, वो बार बार बाथरूम में जाता है। थोड़ा थोड़ा पेशाब करने की वजह से उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द, और उसको फटीग यानी थकावट के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है। ब्लडनेस ऑफ विजन्स यानी कि धुंधला नज़र आना, या हेयरिंग लॉस यानी कि आपको सही तरह सुनाई नहीं देता, या इसके अलावा दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये इसकी चंद सिम्टम्स हैं। शुगर की वजह से हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासर हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा दिमाग मुतासर होता है, जिसको स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का हमें फालज हो सकता है। स्ट्रोक के अलावा आँखों पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसमें रेटिनोपैथी हमें स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पुतली की जो बीमारी होती है इसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। और इसके अलावा ये बाद में ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, या इस तरह की जो सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, या हमें ब्लाइंडनेस में भी मुब्तला कर सकती है। ये हमारे गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है, जिसमें नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जो नेफ्रॉन की सोजिश हो जाती है, और इससे हमारे गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, डायलिसिस की भी तरफ जा सकते हैं। गुर्दों के अलावा ये हमारे जो नर्व्स हैं इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर करती है। हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा नम्बनेस फ़ील होती है, यानी कि पाँव सुन्न हो जाते हैं और कीड़ियाँ चलने का एहसास होता है। तो ये हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर कर सकती है, जिसमें हमारे जल्दी ज़ख़म का ठीक ना होना,
मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम गैंग्रेन कहते हैं। इसमें ज़ख़म होता है, बाद में वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो बेकार हो जाते हैं और हमें जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़ता है। हम इसको तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम पता चला सकते हैं कि हमें शुगर हो चुकी है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो उनमें पहले नंबर पे ब्लड ग्लूकोज़ फास्टिंग टेस्ट है, जो कि सुबह नाश्ते से पहले हम शुगर का टेस्ट करते हैं। उसमें ग्लूकोज़ की जो मिक़दार है हमारे जिस्म में 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से हम इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। ब्लड ग्लूकोज़ रैंडम टेस्ट होता है, जिसमें हम नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद पेशेंट की शुगर को चेक करते हैं, तो उसकी शुगर 120 तक आती है। इसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगर इससे ज़्यादा आई है तो ये हायर कंसिडर होगी। HbA1c का टेस्ट होता है, जिसमें हमें पिछले 1-2 माह का रिकॉर्ड मिल सकता है कि हमारे जिस्म का शुगर कंट्रोल करने का तरीक़ाकार है, क्राइटेरिया है, वो कैसा है। 5.9 से लेकर 6.4 तक नॉर्मल होती है। इसके अलावा ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट को लेबॉर्ट्री में ग्लूकोज़ ओरली पिला के 2 घंटे के बाद उसके पेशाब में से और उसके ब्लड में से ग्लूकोज़ का टेस्ट करते हैं, और ये भी 140 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो इसको हम हाई शुगर लेवल समझेंगे। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मोटापा है, उसको हम कंट्रोल करें। अपने जो डाइट प्लान है उसको सबसे पहले नंबर पे रखें। शुगर के मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो मेडिसिन बनाती हैं वो शुगर के चार्ट भी प्रिंट करवा के पेशेंट को देती हैं, जिसके ऊपर 3 किस्म की जो डाइट हैं वो मेंशन होती हैं। एक है जो कि जिसको हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो डाइट्स होती हैं उनमें वो हम नॉर्मली या एक लिमिट में रह के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी डाइट्स हैं उनमें चीनी है या उसमें शहद है या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा मीठी अशिया होती हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से हम अपने ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये थी चंद इक़दामात जो मैंने आपको शुगर के हवाले से बताई। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्लूकोज़ अगर लो हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो उसको हम कैसे घर में कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट का शुगर लेवल जो है लो हो रहा है। हम घर में उसके लिए कौन कौन से इक़दामात कर सकते हैं। एक और वीडियो हमारी डायबिटीज़ के हवाले से आएगी, जिस घर में आप कैसे शुगर चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो मुख्तलिफ़ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या मुख्तलिफ़ मेडिकल आउटलेट्स पे ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें ग्लूकोमीटर के साथ जो टेस्ट किया जाता है वो बिल्कुल गलत बाज़ दफ़ा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्क फैक्टर वो बढ़ सकते हैं। अगर गलत टेस्ट की वजह से ज़्यादा इंसुलिन दे दें तो वो भी कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह ये अगली 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको शेयर करें और लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।